मानते हैं वह अपनी बात है, लेकिन ये बताइए गर्ग साहब कि जो आई थिंक ब्यूरोक्रेट कहा जाए, नॉट टेक्नोक्रेट, जो नौकरशाह 30 साल 35 साल 40 साल तक अपने अपने उम्र के हिसाब से देश में राज करते रहे, सेक्रेटरी बने, आईबी के चीफ रहे या रॉ के रहे, आर्मी के रहे, उनकी प्रतिभाओं का जो भी आकलन किया गया और उनके एक तरह जो कार्यकाल थे, कई उसमें विवादास्पद भी बने हैं, तो उनको ही क्यों बनाया जाना चाहिए, जबकि ऐसे कई एग्जाम्पल हैं भारत के इतिहास में कि जो राजनीतिक रूप से सक्षम हैं, उन्होंने किसी समस्या का समाधान ज्यादा अच्छे तरीके से किया है बनिस्बत उन नौकरशाहों के। मैं कुमार जी, इसमें यदि बहस को थोड़ा सा व्यापक बनाना चाहें जी, तो मेरा व्यक्तिगत मत तो यह है कि 2-2 3-3 राज्यों का मिलाकर राज्यपाल एक बनाना चाहिए। ये अंग्रेजों की जो लेगेसी है कि लाट साहब वाली, इनको उस समय इनके लाट साहब थे, आज ये केवल इनको जो बड़ा सीमित कार्य है। अब पंजाब हरियाणा की राजधानी एक है, गवर्नर भी एक हो सकता है, चंडीगढ़ वहां 3 है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश भी है और तेलंगाना पर। जी, चंडीगढ़ में 3। मैं समझता हूं कि इस देश में यदि सोच विचार करके हमें बहस को इस ओर आप लोग लेके जाएं कि इस देश में 30 राज्यपालों की या 34 की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, और ये धीरे धीरे संख्या कम करनी चाहिए ताकि इसके अंदर केवल रिहेबिलिटेशन ना हो, केवल किसी को ऑब्लाइज करने के लिए, आराम परस्ती देने के लिए करोड़ों रुपया लगाकर, और रिटायर्ड गवर्नर के लिए पेंशन भी नहीं है। मैं देखा है कई गवर्नर, उसके लिए तो बहस हुई थी पिछले दिनों संसद में, मैं भी था, काफी चर्चा हुई थी पेंशन को लेके, कई बातें हुई और शायद हो भी गया है, वो पारित हो गया है। संख्या इसको कम करना चाहिए धीरे धीरे। मैं समझता हूँ रीजनल गवर्नर या 8-10 गवर्नर हो जाएं और बाकी धीरे धीरे हम इनको कम करना चाहिए, क्योंकि हम किसी को पुनर्वास क्यों करें? अपना उसने जिंदगी में जो करना था एज ब्यूरोक्रेट, एज ए जनरल और एज ए पॉलिटिशियन, मुख्यमंत्री या किसी गृह मंत्री, उसके बाद उसको बाकी काम, सामाजिक काम करने के लिए बहुत क्षेत्र हैं। यदि बहस को आप थोड़ा व्यापक आज ना कभी फिर लेके जाए। नहीं, आपकी बात से हम सहमत हैं जी, आपकी बात से हम सहमत हैं, बहस को व्यापक भी करना चाह रहे हैं, उसी दिशा में हम जा रहे हैं। क्या एक देश में अभी भी इतिहास में नाम आता है स्वराज कौशल जी का, यंगेस्ट गवर्नर ऑफ द कंट्री जी, जब मिजोरम के बनाए गए थे जी, तो उसके अलावा यह मान लिया जाता है कि राष्ट्रपति हमारे देश का युवा नहीं होगा। हम भले अमेरिकन शैली में चुनाव को हम कॉपी कर लें जैसा मोदी जी ने अभी किया है, लेकिन हम राज्यपालों को लेकर के कई शासन में नहीं कर पाए। विजेंद्र जी, आप ये बताइए, ये कह रहे हैं कि हम जो वरिष्ठ हैं, जो रिहेबिलिटेट, पुनर्वास ना करें राजनेताओं का, क्या आप उससे सहमत हैं? विजेंद्र जी, मैं समझ नहीं पाया आप क्या कहना विजेंद्र जी, हाँ जो जी, आप दोबारा रिपीट। हाँ, मैं सवाल को दोहरा रहा हूं कि जो पुराने नौकरशाह हैं या ऐसे राजनेता जिनको पुनर्वास की जरूरत है या की जाती है राज्यपाल पद को देकर के, आप चाहते हैं कि ऐसा हो या यह परिपाटी बंद हो? नहीं, जहां तक पुनर्वास के लिए अगर किसी को राज्यपाल बनाया जाता है तो वो गलत बात है। मैं ये समझता हूं कि राज्यपाल का पद एक संवैधानिक पद है और वो उस राज्य की जो जरूरत है, जो वहां की राजनीतिक मजबूरियां है या ग्राउंड से जो रिलेटेड जो इक्वेशन है, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, उस हिसाब से राज्यपाल को उसकी राज्य की जरूरत के हिसाब से वहां भेजा जाना चाहिए। मनोज जी, गर्ग साहब और विजेंद्र जी जो कह रहे हैं वो सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसी होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिकता में राजनीतिक दल ऐसा करते नहीं है। मसलन जब मदन लाल खुराना साहब को दिल्ली से हटाना था तो उनको राजस्थान का राज्यपाल बना के पुनर्वास कर दिया गया। अभी हाल ही में दिल्ली में कांग्रेस पार्टी बुरी तरह हारी, शीला दीक्षित को केरल का गवर्नर बना के भेज दिया गया। मार्गरेट अलवा को लेकर, टिकटों को लेकर खासा बवाल मचा था कुछ साल पहले कर्नाटक में, उन्हें निकाल के वहां पर उत्तराखंड भेज दिया, उनका पुनर्वास कर दिया गया। तो राजनीतिक दल कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, उनकी राजनीतिक मजबूरियां भी हैं, इसलिए वो पुनर्वास का चलन तो आगे भी चलता रहेगा। क्या लगता है गर्ग साहब कि पुनर्वास का चलन आप बंद करेंगे और मोदी जी एक नई परिभाषा से, जो आपने कहा लाट साहब वाली प्रवृत्ति, वह वापस आएगी भारतीय राजनीति में? मुझे लगता है कि मोदी जी कुछ नई राहें बनाएंगे। खुराना जी का नाम लिया मनोज भाई ने, खुराना जी गवर्नर बनके मैं जानता हूं 2-3 बार मिला, कहने मैं पिंजरे में बंद और इस्तीफा देके आ गए थे बिना मांगे। वही हाल अभी हंसराज भारद्वाज का है, उनका दिल नहीं लगता था, दिल्ली याद आती थी। क्योंकि मैं, ये मेरी व्यक्तिगत, आज भी मेरा मानना है कि इस देश में ये जो
लोकतंत्र के अंदर सामंतवादी प्रवृत्ति हम लोगों में आती जा रही है, परिवारवाद आता जा रहा है। धीरे धीरे इसको सामान्य लोकतंत्र हमें बनाना ही होगा, जिसके अंदर 125 करोड़ लोगों को अपना रिफ्लेक्शन नजर आए। आखिर क्यों पुनर्वास होना चाहिए? आप बहुत अच्छी बात कही गर्ग साहब ने कि सामंतवादी प्रवृत्ति और परिवारवाद की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है भारतीय राजनीति में। इससे जोड़ करके आपको क्या लगता है कि चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, अन्य दल में ये प्रवृत्ति रुकेगी आने वाले दिनों में? नहीं, कहीं नहीं रुक रही है। और ये आप समझ लीजिए कि हर पार्टी में है। मैं तो कहता हूं कि लोकतंत्र में अभी भी सामंतवाद के तमाम अवशेष बचे हुए हैं। लोग आज भी अपने आप को राजा महाराजा कहलाना पसंद करते हैं। और कई राजनेताओं को मैं जानता हूं जो अपने किसी जमाने में उनकी रियासत थी उसका एम्ब्लेम इस्तेमाल करते हैं आज आजाद भारत के अंदर, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन करते हैं लोग इस्तेमाल। गाड़ियों पे लगाते हैं, घर के बाहर शो करते हैं, उसको बार बार बताते हैं। उसमें कांग्रेस बीजेपी दोनों के लोग शामिल। शर्म की बात है, जब माधवराव सिंधिया की डेथ हुई अनफॉर्चुनेट तरीके से, उसके बाद ज्योतिरादित्य का बाकायदा राज्याभिषेक किया गया। अभी मंसूर अली खान पटौदी की डेथ हुई तो सैफ अली खान को बुला करके 40 गांव के भी लोगों ने पगड़ी बांधी नवाब। अरे भाई, ये लोकतंत्र में क्या हो रहा है? ये और मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे, उसमें विरोध विरोध नहीं होता। इसका मतलब ये है। और दूसरी बात यह है कि हम मीडिया वाले भी उसके लिए जिम्मेदार है। हम कार्यक्रम कैसे चलाते हैं, राज तिलक की करो तैयारी, सिंहासन का सेडिफायर आ रहा है, कहां सिंहासन है भाई? तो ये हमारी मानसिकता अभी पूरी तरह से मैच्योर लोकतांत्रिक ढांचे में नहीं पली है। कहीं ना कहीं अवशेष बाकी है सामंतवाद के। दूसरी बात, जो राज्यपालों की नियुक्ति होती है, कई बार तो लगता है कि मजाक हो रहा है। याद कीजिए वो दौर जब अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में जीत कर आए और राजीव गांधी के साथ आए वो कैबिनेट डिस्कशन करने के लिए। आप पंजाब जाइए, राज्यपाल बन जाइए। पिछले 2004 में सुशील कुमार शिंदे मुख्यमंत्री थे जी, वहां से वो हटाए गए और उनको राज्यपाल बना दिया गया। और एक दिन में कैबिनेट मिनिस्टर, राज्यपाल और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं साहब, मेरा तो मन नहीं लग रहा, मुझे तो कैबिनेट में आना कि ठीक है, इस्तीफा देकर आ जाइए आप। आइए, फिर कैबिनेट मिनिस्टर बन गए। उसी तरह एसएम कृष्णा को बनाया गया। तो ये एक पार्टी नहीं करती है, जिसको जब मौका मिलता है वो उसी तरह की चीज करते हैं। बदलाव की बात सब करते हैं, लेकिन शुरुआत कोई नहीं करता। ये रूबी जी, बदलाव की बात सब करता है, शुरुआत कोई नहीं करता। आप जो दोनों पार्टी जिम्मेवार हैं, वो लेफ्ट के साथ भी है, जो वामपंथी दल हैं या जो समाजवादी दल हैं, उनके साथ भी ऐसा है। देवगौड़ा के कार्यकाल में भी हुआ, नरसिंह राव के कार्यकाल में हुआ, वीपी सिंह के कार्यकाल में हुआ। जो भी कार्यकाल सामने दिखा गया प्रधानमंत्री का, उसमें भी राज्यपाल के साथ ऐसे कई काम हुए। राष्ट्रपति के साथ जो स्थितियां हैं राज्यपाल की, एक नई परंपरा बनी है, राज्यपालों का सम्मेलन होता है। ये जो सामंतवाद की प्रवृत्ति है, परिवारवाद की प्रवृत्ति, वो राज्यपाल की नियुक्तियों में भी देखी जा रही है। जी, मैं आ रहा हूँ कहना चाहूंगा यहाँ जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ विजेंद्र जी। हाँ रूबी जी। जी बिल्कुल देखी जा रही है। और कई सारे नाम, जैसा कि अभी यूसुफ जी ने नाम लिया, मार्गरेट अल्वा का, शीला दीक्षित का। तो राजनीति का मतलब ही सामंतशाही है। बगैर सामंतशाही चेहरा लिए आप राजनीति नहीं कर सकते। ये एक मानसिकता बनी हुई है, ये बन गई है, बन चुकी है। राजनीति का मतलब है नहीं जी, ये मानसिकता बन चुकी है। आप जैसे खादी का कुर्ता पाजामा पहनते हैं, आपकी चाल ढाल बदल जाती है, आप अपने आप को दूसरों से ऊपर समझने लगते हैं। और जब आप किसी पद भी पहुंच जाते हैं, आप सत्ता के करीब होते हैं, तो फिर आपका चेहरा भी बदल जाता है, आपका चरित्र भी बदल जाता है। वो पूरी तरह से सामंतशाही हो जाता है। सब कुछ सत्ता की वजह से होता है। तो ये चीजें कभी नहीं बदल सकती हैं। और राज्यपाल के पद की नियुक्ति में भी ये चीजें सामने आती हैं। यूसुफ जी ने कई सारे ऐसे उदाहरण दिए। तो ये चीजें खत्म नहीं होनी है और ये बरकरार रहनी है। सामंतवाद का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है कि जब जनता के नुमाइंदे चुने जाते हैं, जनता वोट दे करके नुमाइंदा चुनती है अपना, विधानसभा ये विधायक या एमपी, उसके बाद वो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनता है। हर आदमी पहला काम करता है, जनता दरबार लगाना शुरू कर देता है। अरे आप कहां के राजा हो भाई? अभी तक जनता दरबार एक शब्द है, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं भाई, उसकी जरूरत ही नहीं है। लेकिन आप देखिए ना, सामंतवाद की सोच कहां बाहर निकल पा रहे हैं। आपने वोट जिसके वोट लेकर आप नुमाइंदे बने हो, वो आपसे मिलने के लिए बाहर लाइन लगा के खड़ा हुआ है। हाँ, और आपकी झलक पाने को बेताब है। विजेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। ये शर्म की बात नहीं है, इस पर कभी बात नहीं होती, कभी बात नहीं होती। कुमार जी कि हमारे जो साथी भाई लोग सामंतवाद की बात कर रहे हैं, सामंतवाद इसमें कहां है बताइए आप मुझे। मार्गरेट अल्वा जी बहुत सुलझी हुई नेता रही हैं, अर्जुन सिंह जी बहुत सुलझे हुए नेता रहे हैं, शीला दीक्षित जी बहुत सुलझी हुई नेता रही हैं, और उनको पता है कि स्टेट कैसे चलाए। तो आपका ये बताइए कि गवर्नर पे बनाने की क्वालिटीज आपके संविधान ने कहा, क्या स्पेसिफाई की? कई नाम लिए, राज्यपाल है, उनकी अपनी प्रतिभा। आपने कई नाम लिए। शीला दीक्षित में कहा सामंतवाद है? संदीप दीक्षित, परिवारवाद और सामंतवाद, उसे क्या कहेंगे आप? सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उसे क्या कहेंगे आप?
आपने आप बात कही, आपसे ही सवाल है। लंबी फहरिस्त है कांग्रेस के लंबी फहरिस्त है कांग्रेस। पिछली विधानसभा, पिछले लोकसभा में सामंतवाद नहीं कांग्रेस कह के सकते, 206 क्योंकि अभी आपने आप दो मुद्दों की बात कही, सामंतवाद। एक मिनट सुन लीजिए, सामंतवाद और परिवारवाद की बात नहीं। कांग्रेस के 206 सांसदों में से करीब आधे पिछली बार, सांसद, पिछली लोकसभा में जी, 2009 करीब आधे सांसद या तो राजघरानों से आए थे या ऐसे घरानों से थे जो आजादी के बाद जिनका परिवार राजनीति में आया, उनकी लगातार पीढ़ियों में से 3 या 4 पीढ़ी जिनकी संसद में रह चुकी है। लेकिन उनको जनता ने चुन के भेजा था। नहीं, जनता राजेश सर्वोपरि है। लेकिन अब आप चॉइस जनता को नहीं देंगे। राजेश पायलट की डेथ होगी तो रमा पायलट को आप उनका नुमाइंदा बना देंगे। रमा पायलट जब जितेंद्र प्रसाद हो गए, इसलिए बना देंगे क्योंकि सचिन पायलट 25 साल के नहीं थे। सचिन पायलट 25 साल के हो गए तो रमा पायलट की जगह आपने सचिन पायलट को टिकट दे दिया। नहीं मनोज जी, ये बात हो रही जब है, आपने चॉइस ही नहीं दी राजेश पायलट की जगह किसी दूसरे आदमी को, तो जनता कैसे चुनेगी? ये जो गर्ग साहब ने बात उठाई सामंतवाद की या परिवारवाद की, ये दोनों दलों में है। मनोज जी, आप इसको बीजेपी में थोड़ा कम है, सिलेक्टिव है। नहीं, बीजेपी सेलेक्टिव नहीं है। बीजेपी में है राजनाथ सिंह भले ही अपने अध्यक्ष अपने बेटे को टिकट न दिला पाए, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया के बेटे को मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं, वो जीत भी रहे, मिलेगा और जीतेगा। वो जीत भी रहे के बेटे को मिलेगा और जीतेगा। यशवंत सिन्हा के बेटे जीत के आए। यशवंत सिन्हा वहां भी ये परिवारवाद है, समाज सिलेक्टिव अप्रोच है। मनोज जी, ये जो प्रवृत्ति है दोनों दलों में, हम फिर अनुराग जी के पास एक सवाल करेंगे जो तकनीकी है और संवैधानिक है। अभी जो आप बात कर रहे थे, जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया गर्ग साहब ने कि सामंतवाद और जो परिवारवाद की जो प्रवृत्ति है उसके कारण राज्यपाल की जो स्थितियां हैं, संविधान जो है कहीं न कहीं प्रभावित होता रहा है कि इस पर रोक लगनी चाहिए कि नहीं लगनी चाहिए। और आपको क्या लगता है एक पॉलिटिकल कमेंटेटर होने के नाते कि आने वाले दिनों में जो मोदी सरकार ने एक बहुत बड़े बदलाव की बात कही है, मोदी जी ने अपने भाषण में एक कहा है देश में एक नई क्रांति आएगी, पुनर्परिभाषित करेंगे देश की व्यवस्था को, सुशासन को, आप कितने आशावादी? मेरा मानना यह है कि चाहे परिवारवाद का मामला या सामंतवाद का मामला हो, राज्यपाल या दूसरे संवैधानिक पदों की गरिमा को गिराने का काम राजनीतिक दलों ने ही किया है। अभी विजयन जी नाम ले रहे थे शीला दीक्षित जी का, क्या शीला दीक्षित ही योग्य है कांग्रेस पार्टी में? वो साल भर 6 महीने पहले चुनाव हारी, उनके नेतृत्व में कांग्रेस बुरी तरह राष्ट्रमंडल खेल को लेकर उनको भ्रष्टाचार का आरोप, केजरीवाल सरकार उनके खिलाफ एफआईआर लगा रही, उसे बचाने के लिए आपने केरल का उसे राज्यपाल बना दिया। ये क्या कहलाता है? ये चीज कहलाती है कि हम ही रहेंगे चाहे जहां रहेंगे, चाहे मुख्यमंत्री का पद होगा हम रहेंगे, राज्यपाल का होगा हम रहेंगे, केंद्रीय मंत्री होगा हम रहेंगे, हमारा बेटा सांसद रहेगा, सब कुछ हम तय करेंगे। इसे कहा जाता है सामंतवाद। इसे कहा जाता है कि एक परिवार का सारा साम्राज्य चल रहा है। इसके खिलाफ आवाज उठती है। जहां तक रही मोदी सरकार की बात, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से मोदी जी ने कहा कि अच्छे दिन आने वाले हैं, शायद उम्मीद कर सकते हैं कि वो भारतीय राजनीति में कुछ परंपराओं को नए तरीके से, मापदंडों को स्थापित करेंगे और जो अब तक चीजें होती रहीं, चाहे वो परिवारवाद की हो, सामंतवाद की हो या राज्यपाल जैसे पदों को उपहार स्वरूप अपने प्रिय लोगों को, चाहे वो नौकरशाह हो या ऐसे नेता हो जिनके शायद उम्र एक बढ़ चुकी है, उनकी ताजपोशी करें, वो मुझे लगता है उससे वो बचेंगे और सशक्त लोगों को राजभवन में बैठा लेंगे। अनुराग जी, जहां तक कानूनी दृष्टिकोण देखें, व्यवहारिक दृष्टिकोण देखें, राज्यपाल की जो उम्र है वो ऐसा नहीं कहा गया 65 साल का ही हो, 35 मिनिमम है। लेकिन अभी भारत के इतिहास को देखें, 35 साल के राज्यपाल आपको पिछले 50 वर्षों में, 60 वर्षों में नहीं दिखेंगे। एक परंपरा सी बनाई गई, जो भी सामंतवाद की बात हो रही थी, ऐसा क्यों? क्या इस पर पुनर्विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को? आप एक नागरिक होने के नाते, एक वकील के होने के नाते, एक संविधान के जानकार होते हैं, आप जरा इस पर बताइए। देखिए, आज हम यूथ की बात करते हैं, तो जब यूथ की बात करते हैं तो यूथ का रिप्रेजेंटेशन हर जगह होना चाहिए और 35 के बाद का आदमी यूथ है। लेकिन और हर संगठन में, हर राजनीतिक दल में तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा सशक्त हैं, सुदृढ़ हैं और इस पोजीशन में हैं कि वो अपने आप को, अगर उनको मौका दिया जाएगा तो वो अच्छा काम कर सकते हैं। और वो राज्यपाल ही क्यों, कोई भी पद हो, जो भी संवैधानिक पद है उन पे जाते हैं। और आजकल सुप्रीम कोर्ट में एक नया ट्रेंड आया है। पहले सीनियर एडवोकेट्स, बहुत सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए जाते थे, पर आप देखेंगे कि इस समय यंग एडवोकेट्स जिनकी उम्र 40 साल, 38 साल, 39 साल है, वो एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाए जा रहे हैं और वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें भरोसा करने की जरूरत है और आत्ममंथन करने की जरूरत है सारे राजनीतिक दलों को। और उसके बाद अगर वो मौका देंगे तो निसंदेह कोई भी यूथ जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप दोनों से सवाल है, गर्ग साहब और विजेंद्र जी, आप दोनों दल जो है बारी बारी से आने वाले दिनों में, अभी भाजपा आई है, आगे भी रहेगी, पिछले देखें 65 सालों में सबसे ज्यादा 60 साल का हिस्सा
कुल मिलाकर के कांग्रेस के खाते में रहा। तो क्या आप यूथ की बात करते हैं? पहला सवाल विजेंद्र जी से, कांग्रेस के जो यूथ है 40+ है, हालांकि 35 का आप उसमें उम्र सीमा है आपके राहुल गांधी, तो लगता है कि युवाओं को राज्यपाल बनाया जाना चाहिए?